सो नेक्स्ट 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेम चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन के 2018 के हमने क्वेश्चंस बना लिए सारे। अब 2019 के क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, 19 के, ठीक है। तो 2019 पे भी मार्किंग स्कीम सेम थी 2018 की तरह। तो 18 में कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे? 7 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन, 3 ही आए, 4 आए थे, ठीक है, ओके। 2019 पे भी सेम मार्किंग स्कीम है, यहाँ नोट है वही वाली, देखिए। 1 मार्क के 2 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स में 1-1 मार्क के। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए ना। और कायदे से तो हाँ ठीक, 2 क्वेश्चन और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन था। वही क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आपको दिखेगा ये, क्योंकि 15 और 16 नंबर का जो क्वेश्चन होता है यही 5 नंबर के होते हैं। तो या तो 15 में दिखेगा या 16 में दिखेगा। अब ये जो 2019 का पैटर्न है, इसमें टैक्सेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। एक आया है रिकरिंग या फिक्स डिपॉजिट से और दूसरा आया है टैक्सेशन से। वो दोनों ऑप्शन में रहेंगे, जो आपको बनाना हो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको दोनों बनाने हैं, समझ गए। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक को डिस्कस करते हैं। तीनों सेट में 1-1 क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट, ए पर्सन हुज एनुअल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 10 लाख। एक आदमी है जिसका सालाना आय 10 लाख से ज़्यादा है। तो ये टैक्सेबल इनकम है, 10 लाख से ज़्यादा है, तो टैक्स के दायरे में फंसा, ठीक। तो 10 लाख से ज़्यादा इनकम है, विल हैव टू पे टैक्स अलॉन्ग विथ कैश। उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना? आंसर है नो, 30%। 30% इज द करेक्ट आंसर। पूछो क्यों? ठीक है, देखिए आप लोगों ने बार बार टैक्स रेट देखा है, उसका चार्ट। 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2 लाख से 5 लाख तक यानी 3 लाख, 2 लाख से 5 लाख यानी 3%, 10% उसमें लगता है। तो अगर उसका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से, तो 2 लाख तक तो टैक्स नहीं लगा, बचा 8 लाख। अब ये 8 लाख जो है 2 लाख से ज़्यादा है कि नहीं? 5 लाख तक। फिर से सुनिए, टोटल उसने 10 लाख से ज़्यादा पैसा कमाया, मान लो 11 लाख 12 लाख कमाया। हाँ जी, 10 लाख से ज़्यादा मानिए, समझ गए। ध्यान से सुनते जाइए। ये सारी बातें हमने बेसिक लेक्चर में कवर की हुई हैं ऑलरेडी, आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान से अगर आप उसको देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, और इसके जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि इसने 10 लाख से ज़्यादा कमाया, मान लो 11 लाख रुपया उसकी 1 साल की इनकम थी, ठीक है। अब उसमें से 2 लाख में तो कोई टैक्स नहीं लगना, 2 लाख टैक्स फ्री हो जाता है, मालूम है आपको, अकॉर्डिंग टू द चार्ट। 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, जैसा भी रेट है, हम मोटा मोटा कितना मान ले रहे हैं? 2 लाख। तो 2 लाख रुपया निकल गया। अब 2 लाख से ज़्यादा और 5 लाख के बीच में, अभी छोड़ दो, आगे जो पैसा है उसको छोड़िए। 2 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक कितना पैसा है? ये 3 लाख। इसका 10% लगेगा, तो 10% तो यहीं पे हो गया, 2 से 5 लाख के बीच हो गया 10%। तो अब ये 10% याद रखना, ठीक। अब जो पैसा 5 लाख से ज़्यादा होगा और 10 लाख से कम होगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% लगता है। तो 10% ये और 20% ये, कितना हो गया? 30%। तो ये खाली टैक्स हो गया। इसके अलावा भी जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है उसको एडिशनल टैक्स देने होते हैं। कौन से एडिशनल टैक्स? एजुकेशनल सेस। आंसर है नो। एजुकेशनल सेस तो सबको देना होता है, चाहे उसकी इनकम 2.5 लाख ही क्यों ना होती, एजुकेशनल सेस तो लगता ही उसका, वो तो कंपलसरी पार्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा टैक्स को बोलते हैं सरचार्ज, और वो होता है 10%। तो देखिए 30% तो खाली इसके टैक्स का कैलकुलेशन हो गया। 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 30% तो यही हो गया। और 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो इसको 10% और देना पड़ेगा सरचार्ज। तो टोटल कितना परसेंट होता है? 40%। लेकिन इन्होंने सरचार्ज का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ टैक्स का डिस्कस किया है। कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो कायदे से कितना टैक्स देना पड़ेगा? 30%। हालांकि 10% सरचार्ज और लगेगा उसकी बात हम नहीं कर रहे अभी। हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, द फॉर्मूला टू फाइंड मैच्योरिटी अमाउंट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जो हम अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है? आपके सामने लिखा हुआ है शब्दों में। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट अपॉन टाइम, या प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, ऊपर पावर में।
टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस टाइम अपॉन 100 टू द पावर रेट. प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू 1 प्लस टाइम अपॉन 100 टू द पावर रेट. कौन सा सही लग रहा है? फर्स्ट वाला. और ये सब जान रहे हैं आप. शॉर्टकट में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, है ना, ऐसे लिखते हो. ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक. ये सेट बी का क्वेश्चन था. तीसरे सेट में आया था द अकाउंट इन विच, अकाउंट अब फिक्स डिपॉजिट है या सेविंग बैंक्स है या रिकरिंग है या करंट है, किसी भी टाइप का. द अकाउंट इन विच द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन ओनली बी विड्रॉवन आफ्टर ए मेच्योरिटी ऑफ द फिक्स टाइम पीरियड इज. एक ऐसा अकाउंट जिसमें से आप पैसा तभी निकाल सकते हैं, विड्रॉ करना, निकालना. एक ऐसा अकाउंट जिसमें से पैसा तभी विड्रॉ किया जा सकता है जब उसकी निश्चित अवधि समाप्त हो चुकी हो, टाइम जो फिक्स था वो कवर हो चुका हो, पूरा हो चुका हो. तो ऐसे खाते को क्या बोलते हैं? तो ये होगा. ठीक. बाकी के रिकरिंग और करंट और सेविंग मत लिख देना. हमको लगता है कि सबका खाता सेविंग्स अकाउंट होता है बैंक में. अक्सर 99% जनरल लोगों का कौन सा खाता ओपन होता है? तो हमको लगता है यही खाता होगा, टिक लगा दो. ऐसा नहीं है ना. कौन से खाता होता है जी जिसमें फिक्स टाइम के बाद आप पैसा निकालते हो? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. ओके, ये 3 क्वेश्चन थे तीनों सेट के. अगला क्वेश्चन जो था हमारा फिल इन द ब्लैंक से था. द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड. वो वाला पैसा, वो वाला अमाउंट जिसमें ब्याज लगाया जाता है, ब्याज की गणना की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जिस पे ब्याज मिलता है. तो आंसर है जो पैसा आप जमा करते हो उस पे ब्याज मिलता है. नहीं समझे? द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, वो पैसा जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और आपको दिया जाता है, वो पैसा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट. नहीं समझे? जो पैसा आप जमा करोगे उसी पे ना इंटरेस्ट मिलेगा. आया समझ में कि नहीं? आप 100 रुपया जमा करोगे तो आपको 100 रुपया में इंटरेस्ट मिलेगा. आप 1 लाख जमा करोगे आपको 1 लाख में इंटरेस्ट मिलेगा. तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पर होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पर होता है. समझ गए? सो इसका आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट. समझ गए ना? हाँ. सेकंड क्वेश्चन इज द टैक्स विच इज लीव्ड ऑन ए पर्सन. लीव्ड मतलब होता है लगाना. लीव्ड मतलब क्या होता है? लगाना. द टैक्स विच इज लीव्ड ऑन ए पर्सन्स इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड. उस टैक्स को क्या बोलते हैं जो एक आदमी पर लगाया जाता है? उसके कितने पैसे पर? आंसर है सारे पैसे पर जो एक साल में वो हर सोर्स से कमाता है. एक आदमी के कितने सारे सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं? बहुत सारे. तो सारे सोर्स ऑफ इनकम से जो पैसा वो कमाता है साल भर में टोटल, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस टैक्स को क्या कहते हैं? इनकम टैक्स. फिर से पढ़िए. द टैक्स विच इज लीव्ड ऑन ए पर्सन्स इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड इनकम टैक्स. नहीं समझ आया क्वेश्चन? इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स. और ये देखो, ये दोबारा रिपीट हो रहा है ना. ये छोटू 2018 में आया था. एजुकेशनल सेस इज पेबल ऑन. चलो ये तो रटा गया. इस साल आया तो बना ले जाओगे, है ना? कि नहीं बनेगा? देखते हैं. ठीक है. तो ये तीनों सेट के फिल इन द ब्लैंक्स 1-1 मार्क के, तीनों सेट के ऑब्जेक्टिव 1-1 मार्क के. ये आपके 2 मार्क्स प्रिपेयर हो गए. 2 मार्क्स 2019 के. ठीक है. तब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और 5 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है. हाँ जी. अब हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चंस में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे. ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में मिलता है 5 नंबर का क्वेश्चन. तो इसमें देखिए हमसे 2 क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे गए थे. एक आपको बनाना था. तो एक हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन आया था और एक टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था. तो हम इस वीडियो में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पहला मैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन लेता हूँ. 5 मार्क्स के लिए तीनों सेट में कॉमन थे. 2019 के पेपर में हमारा क्वेश्चन है पद्मनी ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. कौन सा अकाउंट है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ आप मार्क करेंगे फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है. ओके. इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर 10 ईयर. कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए इन्होंने जो है अपने अकाउंट को ओपन किया. हर मंथली इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज़. मंथली इंस्टॉलमेंट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं.
100 रुपया हर महीना इंस्टॉलमेंट हमको देना रहता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। ओके ठीक है। टाइम कितना है? 10 ईयर्स। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के फॉर्मूले में जो टाइम आता है उसको हम लोग मंथ में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करना रहता है तो अर्ली इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं देते, मंथली देते हैं, इसलिए टाइम को मंथ में चेंज कर लेंगे। अब एक साल में 12 महीने होते हैं तो 10 साल में कितने महीने होंगे? 120। तो इसको हम मंथ में जैसे ही चेंज करेंगे तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ बना लेंगे। एक साल में 12 महीने तो 10 साल में 10 × 12 महीने, इतने महीने, जितने महीने होंगे उतने इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो इसको हम नंबर ऑफ मंथ भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ओके, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। टाइम हमने मार्क कर लिया है यहाँ पर। हाँ, यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो ये हो जाएगा 10 × 12, 120 मंथ्स, या इसी को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, जितने महीने उतने इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ओके। इफ ऑन मैच्योरिटी शी गेट 3025 रुपीज एज इंटरेस्ट, 10 साल के बाद जब पैसा उसको मिलेगा बैंक से तो उसको 3025 रुपये ब्याज मिलता है। तो ये हमको इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसको हम आई लिख लेते हैं, इंटरेस्ट। ठीक, और ये इंटरेस्ट कितना है? 3025 रुपीज। देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? तो यहाँ पर हमको रेट निकालना है पर एनम, किस रेट के हिसाब से उसको जो है ये ब्याज दिया गया है। अब यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का, जो कि हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट का। दिस इज इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 12, या 100 ले लेते हैं, P × R × T/100 होता है, और उस टाइम को हम मंथ में चेंज कर लेते हैं। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/12, और यहाँ n × n+1। ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाता है, n × n+1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है P × R/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब इसमें जो जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको हम यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे इंटरेस्ट की वैल्यू हमको मालूम है, तो इसको हमने लिख दिया 3025। मंथली इंस्टॉलमेंट 100 रुपया, रेट हमको निकालना है तो उसको R ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई में 1/12, और n कितने महीने थे? 120, और यहाँ 120 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूलेशन हो गया। यहाँ से 100 हम वैसे ही कटा सकते हैं, और ओके 12 से ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएगा, 12 10 जा 2 से चाहे तो हम इसको कटा सकते हैं 5 टाइम्स, या ऐसे ही रखते हैं। ठीक, कैंसिल ही कर लेते हैं या छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए आगे कैलकुलेट करता हूँ मैं। ये है 3000, ओके यहीं लिख लेता हूँ 3025। यहाँ क्या बचा? R, ये तो कट गया। यहाँ क्या बचा? 10, मल्टीप्लाई में दिस इज 121, और डिवाइड में नीचे 2। इस 2 को इधर भेज दीजिए, या 10 को कटा के 5 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटा ही रहेगा। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएंगी। सो R इज इक्वल टू 3025, और ये दोनों चीज़ें इधर डिवाइड में आ जाएंगी। इस नंबर के ये दोनों चीज़ें डिवाइड में चली जाएंगी। दिस इज डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 121। तो 5 से हम पहले डिवाइड करेंगे, 5 से ना, इसको कटाता हूँ मैं। 5 6 जा 30, ठीक है, 0 लगा लेता हूँ, और इन दोनों को 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 121। अब ये 11 से डिवाइड होता है, तो ये भी 11 से डिवाइड होता होगा। देखते हैं करके। 11 5 जा 55, 60 में 55 गया, 5 बचा, फिर 55 हो गया। 11 5 जा 55, और ये 11 1 जा 11, या 11 जा 121 होता है। 11 का स्क्वायर ही होता है ना ये। अब 11 का टेबल 5 बार पढ़ने से रेट आ जाएगा। सो रेट इज 5% पर एनम। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, टैक्स का क्वेश्चन, उसको भी हम लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो टैक्सेशन का ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन आराम से हम पढ़ के बनाएंगे, बड़े इजीली बन जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द इनकम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी करने वाला, इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 वॉस 4,10,000। उसकी सालाना इनकम कितनी है? 4,10,000। टैक्स जो है वो सालाना इनकम पर ही लगता है, तो इसका एनुअल इनकम है 4,10,000। तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं बनाना सॉल्यूशन। एनुअल इनकम, इसको हम ग्रॉस इनकम भी बोल सकते हैं, टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं। 4,10,000 एक साल में कमाता है, ठीक है। शी या कमाती है। शी डिपॉजिटेड 24,000 एज अर्ली प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 24,000 रुपया वो LIC का प्रीमियम भर देती है एक साल के लिए। अब ये सेविंग्स स्टार्ट हो गए ना, तो एक कॉलम यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सेविंग्स का। एनुअल सेविंग्स लिख लेंगे इसको हम ना, एक साल में कितना बचत करती है ये। एनुअल सेविंग्स, तो सबसे पहली सेविंग ये करती है LIC में। LIC में कितना रुपए डालती है? 24,000 रुपया एक साल का। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 24,000 ऑन LIC। फिर से देखिए 4,000 एवरी मंथ इन जनरल प्रोविडेंट फंड। ये बड़े बड़े अक्षर में लिखे, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है जनरल प्रोविडेंट फंड, GPF बोलते हैं, ठीक है। 4,000 रुपया महीना। तो हम तो साल भर का कैलकुलेशन करते हैं, एक साल में कितने पैसे ये GPF में डालती है। तो एक महीने में अगर 4,000, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कितना? दूसरा हम ले लेते हैं GPF 4,000 एक महीने में, तो 12 महीने में यानी एक साल में 12 चौको 48,000 रुपया इसका GPF में चला जाता है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। शी ऑल्सो परचेस्ड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC सर्टिफिकेट, कितने का? वर्थ ₹25,000। तो तीसरी सेविंग इसने की है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीद के 25,000 रुपए का, ठीक है। ओके, इफ ए मैक्सिमम ऑफ 1 लाख कैन बी इन्वेस्टेड इन एनी टाइप ऑफ सेविंग्स टू क्वालिफाई फॉर द टैक्स रिबेट, देन कैलकुलेट पेएबल टैक्स। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया तक टैक्स में छूट आप ले सकते हैं। यानी अगर 1 लाख रुपए तक अगर आपने सेविंग्स में या डोनेशन में इन्वेस्टमेंट किया है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख माफ़ हो जाएगा, बाकी जो ज़्यादा पैसा होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो टैक्स के कैलकुलेशन में वो ज़्यादा पैसा हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये पैसा मिला के 1 लाख होता है। अगर 1 लाख होता है टैक्स फ्री हो जाएगा, 1 लाख से कम भी है पूरा पैसा माफ़ हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा उस पर। लेकिन 1 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होता है तो उस 1 रुपया पर फिर टैक्स लगेगा। तो देखते हैं टोटल सेविंग कितनी हुई। टोटल सेविंग्स देखिए, सबको ऐड कर लेते हैं। 24,000 और 25,000, ये कितना हो गया? या ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ पर जोड़ लेते हैं 4 और 8, 12, 8 4 12, 12 और 5 17, ठीक है। ये 7 हो गया हमारा, 13 और 4 17, ठीक है। 2 और 4 6, 6 और 2 8 और 1 9 और 3 जीरो लग जाएंगे। तो ये हो गया 97,000। 1 लाख से कम है, 1 लाख तक भी अगर टोटल सेविंग होती तो पूरा पैसा टैक्स रिबेट हो जाता, माफ़ हो जाता। ये तो 1 लाख से कम है, पूरा पैसा माफ़ हो जाएगा, तो इतने पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। और टोटल उसकी सालाना इनकम थी 4,10,000, तो ये पैसा माफ़ हो जाएगा। देयरफॉर रिमेनिंग अमाउंट जिस पे टैक्स लगना है कितना हो जाएगा? 4,10,000 में इसको माइनस कर देते हैं 97,000 को, तो टैक्स वाला पैसा कितना बनेगा? टैक्सेबल अमाउंट यानी जिस पे टैक्स लगना है, इसको घटा देते हैं। तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, फिर से जीरो में से 7 जाना है, तो इससे 1 लेके 10, 10 में से 7 गया 3, अब ये जीरो हो गया, फिर ये 1 लेके 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और ये 1 दिया था इसलिए ये हो गया 3। तो 3,13,000 इतना रुपए बचा और इस पर टैक्स लगना है। फिर से चेक कर लेते हैं, इसको जोड़ के क्या 4,10,000 बनता है? 7 और 3 10, 1 कैरी आया, 9 और 1 10 और 1 11, 1 कैरी आया
ठीक है, और 3 और 1 4, ठीक है करेक्ट। 3,13,000 रुपये बचा, इस पर अब टैक्स लगना है। अब टैक्स के लिए ये जो हिसाब किताब है, देखिए ये टेबल हमको दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में ही, इसको बोलते हैं टैक्स रेट, टैक्स का चार्ट। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 2 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसका 10% लगेगा। तो देखो ये पैसा 2 लाख से ज़्यादा है तो 2 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगना है, टैक्स फ्री हो गया। इसमें से 2 लाख और माइनस हो जाएगा तो बचा कितना, 2 लाख से ज़्यादा कितना पैसा है, 3,13,000 है। 2 लाख से ऊपर कितना है, 1,13,000। उस 1,13,000 को देखिए कहाँ फंसता है, यहाँ 2 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से कम, तो उस 1,13,000 में 10% ब्याज लगेगा। और उसके अलावा हमको एजुकेशनल टैक्स भी 3% देना रहता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। टैक्सेबल अमाउंट हमारा ये हो गया। अब टैक्स का कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। टैक्स कैलकुलेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे अप टू 2 लाख नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसमें से 2 लाख तो वैसे ही माइनस हो गया। ठीक ठीक, अब कितना पैसा है 2 लाख से ज़्यादा, उस पर 10% लगेगा, 10% ऑफ। ये तो टैक्स फ्री हो गया ना 2 लाख। 3,13,000 में 2 लाख टैक्स फ्री, 1,13,000 बचा। उसको लिखने का तरीका देखिए, उस पर 10% लगना है। 10% ऑफ किसका, तो आंसर है 3,13,000 में जिस पे टैक्स नहीं लग रहा 2 लाख, उसको माइनस कर दीजिए। 10% ऑफ 1,13,000 और 10% कैसे निकालते हैं हम, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और 1,13,000। तो यहाँ से 1 0 तो ये कट गया, 1 0 ये कट जाएगा, ये बचा 11300 11300 11,300 रुपया। तो ये आया टोटल टैक्स का पैसा। और इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं है, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारा ये हो गया। टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 11,300। लेकिन अब जो भी टैक्स का पैसा बनता है लास्ट में, उसमें हमको 3% एक्स्ट्रा एजुकेशनल टैक्स देना पड़ता है, तो इसका 3% और देना पड़ेगा। एजुकेशनल सेस बोलते हैं इसको ना। ये कितना है, 3% ऑफ 11,300। तो 3% निकालने का तरीका 3/100 और 11,300, ये 2 0 कट गया, 2 0। तो 113 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 तो कट गया नीचे का। तो ये कितना बचा, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 339 रुपीज़ और लगेगा, 339 रुपीज़। तो टोटल टैक्स का पैसा कितना हो गया, अब हम यहाँ लिखते हैं टोटल टैक्सेबल अमाउंट। देखिए 11,300 तो उसको देना ही था टैक्स के तौर पर, और एजुकेशनल टैक्स 300, 339 ये और देना पड़ेगा 339। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया दिस इज 39, हाँ, और ओके 336 एंड दिस इज 1 11,639 रुपया 39 है ना। तो इतना पैसा उसको टोटल टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। तो इसका टोटल इनकम टैक्स कितना हुआ, टोटल इनकम टैक्स अमाउंट या पेएबल टैक्स, पेएबल टैक्स ये हो गया 11,639। दिस इज आवर आंसर। तो लेंदी क्वेश्चन होता है लेकिन सॉल्यूशन बड़ा इजी रहता है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, उम्मीद है मुझे 2019 के आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और 7 मार्क्स यहाँ से जरूर सिक्योर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।